हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सर आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट का प्रथम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो लेकर के आए हैं। तो आइए ज्यादा समय का ज़ाया न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसे तोड़ना होगा, इसे वर्ड में तोड़ करके समझना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें किन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम तोड़ते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक वर्ड इलेक्ट्रो और एक वर्ड स्टैटिक्स से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रो यहाँ पे इसका तात्पर्य चार्ज से है और यहाँ स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट अर्थात विराम। अर्थात विराम का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु क्या करे, अन्य वस्तु के अपेक्षा अपना स्थान बदले नहीं, तब उस वस्तु को हम क्या चीज में कहते हैं, रेस्ट में कहते हैं। तो हाँ, हम उसी रेस्ट के बारे में कह रहे हैं कि जब चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तब उसके कारण कौन कौन से प्रॉपर्टी होगी, उसके कारण लगने वाले फोर्स, उसके कारण उसके चारों फील्ड। तो इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ को चार्ज का विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके तहत हम क्या करेंगे, जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब उसके कारण जो घटने वाली घटनाएं हैं हम उसके कारण उसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज क्या है। तो चार्ज सिंपल से, चार्ज को समझने के पहले भी आपको समझना होगा एटम के बारे में। इसके बारे में तो चार्ज को समझना है तो पहले एटम समझ लीजिए। एटम माने परमाणु। ठीक है, तो आइए अब देखिए दुनिया ब्रह्मांड के जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, ब्रह्मांड के जो भी वस्तुएं हैं वो किससे बना है, एटम से बना है। ठीक है, उसका सबसे लास्ट पार्टिकल जो है वो क्या है, एटम। अब एटम का भी अगर लास्ट पार्टिकल लेते हैं, जैसे ये एटम हो गया, एटम का आकार कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। अब इस एटम की बात करेंगे तो सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु के भी 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल है ना। ये जो पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहाँ पे रहता है, तो बीचों बीच न्यूक्लियस में जो नाभिक होता है परमाणु के, उसमें मौजूद होता है कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज जो है बस इसी इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, प्रोटॉन, इसी जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जस्ट एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ईश्वर कहिए, प्रकृति कहिए, जो भी कहिए, है ना। तो ईश्वर ने इन दोनों को, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को, एक बेसिक प्रॉपर्टी दिया। कैसा प्रॉपर्टी, जिसके कारण वह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, तो चार्ज है, चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल, कौन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है
जिसके कारण क्या, जिसके कारण इनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन गुण पाया जाता है। समझ गए? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? तो चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल गुण है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, तो उनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब किसी वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करने का गुण पाया जाता है। किसके कारण? तो चार्ज के कारण। किसमें? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। समझ गए? तो चार्ज क्या है, एक बार फिर से, चार्ज क्या है? तो चार्ज जो है सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल, कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए बीच में न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। लेकिन फिर से एक बार बोल रहे हैं कि ईश्वर ने न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं दिया, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। जो भी चार्ज रहता है किसके कारण होता है चार्ज? तो इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन के कारण। ठीक है, तो चार्ज समझ गए? चार्ज क्या है? तो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण इनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन गुण पाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर हम एक कंघा ले लेते हैं, ठीक है, कंघा, कंघी, अब उसको अपना उससे अपना बाल को क्या करते हैं? झाड़ते हैं। झाड़ने के दरमियान क्या होता है? कुछ आवाजें निकलती है। तो उसका कारण क्या? ठीक है, इसका जानकारी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, या तो फिर कागज के टुकड़े को इस तरीके से रगड़ करके, कागज के टुकड़े को नीचे में रख करके अगर उसको उसके पास ले जाते हैं, अगर कंघी को कागज के टुकड़े के पास, तो कागज के टुकड़े क्या होते हैं? कंघी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो वो किसके कारण होता है? जस्ट चार्ज के कारण। तो चार्ज उस पर प्रेजेंट हो जाता है। किस पे? कंघी पे। तो चार्ज प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है? उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर आ जाता है। तब जाकर के उस कागज को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। समझ गए? तो चार्ज क्या है? तो सिंपल से आपको कहना है कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाया जाता है। ठीक है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, और इसके कारण क्या होता है? उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन गुण होता है। समझ गए बात को? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश का प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज शॉर्ट में, और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन पे पाया जाता है, एटम के प्रोटॉन पे। कौन सा चार्ज पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर के, ये नेगेटिव चार्ज किस में पाया जाता है? तो ये इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज? तो नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन चार्ज? तो पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे बात को? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को सिंबल में क्या हम लोग लिखेंगे? प्लस क्यू, या तो आप स्मॉल लेटर में क्यू लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज को सिंबल में क्या यूज करेंगे आप? माइनस क्यू, या स्मॉल लेटर में माइनस क्यू। समझ गए? तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पर पाया जाता है? प्रोटॉन पे। नेगेटिव चार्ज किस पर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पे। समझ गए? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। अब अभी बात की है कि चार्ज के कारण क्या लगता है? अट्रैक्शन। किसी वस्तु पे अट्रैक्शन, चार्ज के कारण किसी वस्तु में क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन गुण होता है। ठीक है, यानी कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, विद्युत बल कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हम लोग इस चैप्टर का बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा का पूरा ये चैप्टर किस पर घूमेगा? चार्ज पर घूमेगा। कब? जब चार्ज किस में रहेगा?
रेस्ट में रहेगा। तो आपका मन में सवाल उठता है कि चार्ज जब मोशन में आ जाएगा तो क्या होगा। तो जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात को। फिर उसके कारण भी कौन कौन से फेनोमेनन होते हैं, उसके कारण भी कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ये किस पर घूमेगा, चार्ज पर। लेकिन कब, जब चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, जिसे कहने का मतलब है कि यही मार्कर हम इसको रब करके अपने बाल में रब करके इसको इस तरीका से रख देते हैं। तो इसके कारण ठीक है कौन कौन सा फेनोमेनन होगा। तो ये क्या करेगा, कुछ दूरी यहाँ पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, इसके चारों ओर के क्या होगा, फील्ड होगा। फिर फील्ड पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। समझ रहे हैं बात को। तो चार्ज जब क्या में रहेगा, मोशन में। जैसे ये जो बिजली आ रही है इसमें क्या, चार्ज इसमें क्या कर रहा, गति कर रहा। और चार्ज गति करने के कारण उसमें क्या पाया जा रहा है, चार्ज जब गति में रहता है, जब गति में, आप पढ़े होंगे 10 क्लास में कि आवेश प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को किससे होकर के, किसी चालक से होकर के जब आवेश प्रवाहित होती है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो समझ गए बात को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब उसके कारण कौन कौन से प्रॉपर्टी होंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब चार्ज क्या चीज में रहेगा, मोशन में रहेगा। तो हम लोग इस बात जो कर रहे हैं वो किस चार्ज के कारण, तो रेस्ट चार्ज के कारण है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, तो सिंपल सी, चार्ज के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। समझ गए। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, तो चार्ज के कारण किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी जस्ट एग्जांपल बताए हैं, है ना, कि क्या ले लेते हैं, कंघी ले लेते हैं। ये क्या है, आपका कंघी है, हड़प्पा काल के है कंघी। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले क्या कर दिए, बाल में रब कर दिए। अब बाल में रब करने के बाद यहाँ पे कागज के कुछ टुकड़े क्या करते हैं, रख देते हैं। तो कागज के टुकड़े इसकी ओर क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो वही तो बोले कि चार्ज के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, कंघा हो गया। तो इसके कारण जो लगने वाला फोर्स है, किसके कारण, चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो फिर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके भी दो टाइप है। एक अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि आकर्षण विद्युत बल, और एक रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब विकर्षण विद्युत बल। अब आकर्षण विद्युत बल क्या है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ पे पार्टिकल है, प्रोटॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो दो विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। या तो हम आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग, दो विजातीय आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी वस्तु को चार्ज किए, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको चार्ज किए, इस पर आया धन आवेश, और एक और वस्तु को चार्ज किया गया तो इस पर आया ऋण आवेश। हम पहले बता चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज को प्लस से और नेगेटिव चार्ज को माइनस से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जस्ट अट्रैक्शन फोर्स लगेगा।
समझ रहे हैं बात को? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग है विषय। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक झगड़ालू है और एक बहुत बढ़िया इंसान है, तो दोनों में क्या, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं लीजिए, चलिए रहने दीजिए, यही एग्जाम्पल ठीक है। तो दो विजातीय आवेशों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। समझ गए बात को? एक वस्तु को अगर पॉजिटिव और एक वस्तु को अगर नेगेटिव कर दिए तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। या तो आपसे सवाल ये कर देगा कि अगर बताइए तो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? तो आपका जवाब क्या आएगा, अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों अलग अलग चार्ज है, तो इसलिए दोनों में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब आ जाइए रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सन फोर्स क्या है, तो सिंपल सा दो सजातीय आवेशों के बीच लिखते हैं यहाँ क्या अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, रहने दीजिए। इसमें आ जाइए रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स में। रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स किसे कहते हैं, तो दो सजातीय आवेशों के बीच, अर्थात एक प्लस है एक और प्लस, इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। या अगर दोनों को नजदीक अगर लाया जाए तो ये क्या होगा, दूर हटेगा, यानी यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अगर दो को एक नेगेटिव एक और नेगेटिव चार्ज लिए तो इनके बीच भी क्या होगा, ठीक है, इनके बीच भी क्या होगा, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। समझ रहे हैं बात को? तो रिपल्सन फोर्स क्या, रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, तो दो सजातीय आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे सवाल कहेगा कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन के बीच कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। प्रोटॉन के बीच कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों के पास समान क्वालिटी के क्या है, चार्ज है। समझ गए बात को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट समझ रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा दिया गया यूनिट। एसआई यूनिट इसका होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है, अदर यूनिट क्या हो जाएगा, अदर यूनिट मिली कूलॉम हो जाएगा। मिली कूलॉम को कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, कहीं कहीं पे माइक्रो कूलॉम भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, यूनिट हो गए, कूलॉम, मिली कूलॉम, माइक्रो कूलॉम। अब आ जाए इसका डायमेंशनल फार्मूला। कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। इसको डायमेंशनल फार्मूला को पता करने के लिए 10 क्लास के फिजिक्स चैप्टर के विद्युत धारा चैप्टर को हम लोग याद करते हैं। वहां पर आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो क्या विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को प्रत्येक समय में किसी भी चालक के सिरों से, जैसे कोई चालक हो गया, ठीक है, और इसके सिरे से, सिरा ही देख रहे हैं ना, अनुप्रस्थ काट, अगर इसके सिरे से क्यू चार्ज को प्रवाहित होने में अगर टाइम टी लगे, ठीक है, इससे क्यू आवेश प्रवाहित होने में कितना टाइम लगे, क्यू, तब यहाँ से विद्युत धारा बराबर क्या हो जाता है, क्यू बटे टी। यानी कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू बटे टी। तो बताइए इसीलिए यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, है ना। तो चूंकि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, तो इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बिग ब्रैकेट से बंद करके क्या हो जाएगा, आई टी। तो बताइए आई क्या है, यहाँ पे विद्युत धारा है, अब इसको आई से सूचित करते हैं। यहाँ टाइम क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी से। तो या तो ये रहेगा दिया हुआ, या तो ये भी रहेगा। यहाँ पे विद्युत धारा का यूनिट ए लिख करके भी दिया जाता है, ए टी।
ठीक है, तो आपको जो सुविधा लगे आप डायमेंशनल फार्मूला क्या करें, यूज करें। समझ गए? तो हम लोग देखे यूनिट ऑफ चार्ज और क्या देखे, डायमेंशनल फार्मूला। ये आपका ये जो देख रहे हैं ना डायमेंशनल फार्मूला, आपका 11th क्लास में ही जब यूनिट और डायमेंशन पढ़ाया जाता है तो उसमें ही पढ़ना है क्या, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के जानना है कि कोई वस्तु कैसे आवेशित हो जाता है। ठीक है, हाउ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज, मतलब कोई वस्तु कैसे आवेशित हो जाता है। ठीक है, हम आप लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले बताएं कि सभी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, मैटर है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, तो सबसे लास्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम। ठीक है, सबसे लास्ट पार्टिकल कौन होता है, एटम। अब एटम के अंदर भी क्या पाया जाता है, जैसे एटम है तो इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, बताया भी जस्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं रहता है, समझ रहे बात को, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए इसको बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी चार्ज दोनों, ये दोनों पे होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, जिसमें प्रोटॉन कहाँ रहता है, बीच में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ, चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। इतना समझ रहे हैं, तो बस इतना समझ गए तो सब समझ गए। अब यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए आपको एटम से इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कराना होगा या प्रोटॉन को, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, तो आपको लग रहा होगा कि प्रोटॉन को हटा दीजिए, ठीक है, या किसको हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए। ठीक है, या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे ला दीजिए, या तो एक्स्ट्रा इस पे प्रोटॉन क्या करिए, छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें से एक ही आंसर आपका सही होगा कि या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, किससे, एटम से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। अब सोडियम का नाम सुने, सोडियम एक क्या है, एलिमेंट है। अगर इसका एटॉमिक नंबर बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि सोडियम जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में ये बदल जाता है, चेंज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करके, त्याग करके पॉजिटिव चार्ज में। अरे लेकिन आप कभी नहीं सुने होंगे कि सोडियम या कोई और एलिमेंट प्रोटॉन को त्याग करके जो भी है चार्ज में हो जाता है। समझ रहे बात को, तो आप यही देखे होंगे यहाँ से। तो कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी को, किसी भी एटम को अगर चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कराना होगा। डिस्टर्ब कराने करने का मतलब क्या हो गया कि आप चाहिए एटम को चाहे तो रगड़ दीजिए। बहुत सारे मेथड है, हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्टर्ब कराएंगे, इलेक्ट्रॉन का ही डिस्टर्ब कराएंगे, प्रोटॉन का डिस्टर्ब नहीं कराएंगे। आप एक एग्जांपल यहाँ पर और ले लीजिए, क्लोरीन। जैसे क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ये चेंज हो जाता है, क्या रिनायन में चेंज हो जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है। समझ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज कराने के लिए उसको क्या करना होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन का क्या कराना होगा, डिस्टर्ब कराना। मैटर है तो एटम से बना है, तो एटम से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को नहीं। प्रोटॉन को डिस्टर्ब कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। ठीक है, प्रोटॉन को इससे क्या करना है, अगर डिस्प्लेस करना है तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन जब बढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होगा, कोई वस्तु क्या होगा, आवेशित होगा। समझ गए बात को? तो आइए अब समझ लिए ये वाला बात, हाउ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज, यानी कि कोई वस्तु कैसे आवेशित होता है। इसको आपको सटीक आंसर देना है कि सभी वस्तुएं किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, और उस एटम से अगर इलेक्ट्रॉनों को क्या करा दे, डिस्टर्ब करा दे, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दे। अगर कोई परमाणु है, एटम है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, आ जाए, तो बताइए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज जब इस पर आएगा तो अपना गुण लेकर के आएगा, तो इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस क्या हो जाएगा, ये परमाणु क्या हो जाएगा, ये जो एटम है इस पर क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, निकाल दे, इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, निकाल दे, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज।
तो अपना नेगेटिव इफेक्ट लेकर के क्या कर गया, बाहर निकल गया। तो इस पर प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चूंकि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है मिल करके। समझ गए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकल गया, मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे एग्जांपल लीजिए कि यह एक एटम है जिसके नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, और बाहर में 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास माइनस क्यू चार्ज, 10 प्रोटॉन के पास, आप बताइए दोनों क्या होता है, दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 रिजल्ट आएगा, 0 कूलम। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना कि एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर दिए, निकाल दिए। तो इस पर किसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, प्रोटॉन का इफेक्ट बढ़ जाएगा, यानी कौन सा चार्ज आ जाएगा उस पर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जितने जो अमाउंट में चार्ज मौजूद होता है उतना ही अमाउंट में प्रोटॉन पर भी रहता है। फर्क बस इतना है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर समान इक्वल मैग्नीट्यूड में क्या चार्ज उपस्थित रहते हैं, लेकिन आपसे कह दे कि क्या दोनों सिमिलर होता है, नहीं, अपोजिट नेचर वाले होते हैं। ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को, एक वस्तु को आवेशित करने की क्या विधि। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 विधि हैं। कितने विधि, 3 विधि। पहला फ्रिक्शन मेथड, यानी कि घर्षण विधि। दूसरा कंडक्शन मेथड, यानी कि संवहन विधि। और एक है इंडक्शन मेथड। ये दोनों बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो हम समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रेरण विधि। फ्रिक्शन मेथड में क्या होगा, तो दो ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रब कर देंगे। ठीक है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल ले, कंघी और बाल दोनों को क्या कर दिया, रब कर दिए, तो क्या हो गया, कंघी क्या हो गया, आवेशित हो गया। समझ गए बात को। या तो आप देखे होंगे खास करके ठंडा के समय में जब आप रेशमी कपड़ा पहने हुए रहते हैं और अपने शरीर से क्या करते हैं, उसको उतारते हैं, तो कुछ चरचरापन का आवाज आता। तो वो कहाँ से आया, तो वो हमारे कहाँ, त्वचा से लगा हुआ रहता है। त्वचा पर क्या, बाल। तो बाल से बार बार जब चलते हैं तो क्या होता है, वो घर्षित होता है, और निकालते वक्त भी क्या होता है, घर्षण होता है। तो इसके कारण उसको क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो समझ गए बात को। तो फ्रिक्शन मेथड में क्या होगा, तो किसी भी दो बॉडी को क्या कर देंगे, रब देंगे, रब कर देंगे। फ्रिक्शन मेथड क्या है, तो दो, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, दो बॉडी को, जैसे दो बॉडी इसको क्या कर देंगे, रगड़ देंगे। तो ये दोनों, हाँ एक बात ध्यान देने वाला कि दोनों अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, इसको रगड़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। अलग अलग नेचर वाले, अलग अलग क्वालिटी वाले क्या होने चाहिए, तब जाकर के क्या होगा। तो किसको क्या कर देंगे, अगर रगड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो रगड़ देंगे तो एक वस्तु क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या होगा, तो अगर मान चलिए ये बाल है, ठीक है, रगड़ रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो, इस दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। दोनों पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, खास करके इस पर जैसा ही इस पर आएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव। यानी कि बाल का जो बाल भी क्या है, पदार्थ है। तो ये किससे बने, परमाणु से। परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब से न्यूट्रॉन का मतलब नहीं है, किससे मतलब है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। समझ रहे बात को। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, किस पर आ जाता है, इस पे। ठीक है।
तो इस पर जैसा ही इलेक्ट्रॉन आता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, कोई भी चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पर ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो समझ गए इसमें क्या होगा फ्रिक्शन मेथड में, तो दो ऑब्जेक्ट को, कितने ऑब्जेक्ट को, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, रब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। समझ गए, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों को क्या किए, रब किए, क्या किए, तो एक अगर नेगेटिव होगा एक क्या हो जाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए क्यों, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब कि इस पर से निकल करके इलेक्ट्रॉन किस पर आ गया, इस पर जैसे इलेक्ट्रॉन अपना इफेक्ट दिखाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आ जाइए कौन सा मेथड है, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक चार्ज बॉडी को, और खास करके उसके लिए प्रयुक्त है जो मेटल है, मेटल समझ रहे हैं, धातु, ये खास करके धातु के लिए ही क्या प्रयुक्त है। इसमें क्या होता है कि हम एक मेटल सरफेस, जैसे कोई मेटल सरफेस ले लिए और एक और मेटल सरफेस ये है, अगर इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर हम इसको एक तार के माध्यम से क्या कर दिए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए, दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो इस पर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। हाँ, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, इसका कारण क्या है कि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका कारण क्या है, तो आइए समझते हैं। ऐसे अगर आप इतना समझ पा रहे होंगे तो इस पर चार्ज है तो हाई पोटेंशियल, इस पर पहले चार्ज नहीं था तो लो पोटेंशियल, तो चार्ज हाई पोटेंशियल से किया जाता है लो पोटेंशियल। एक्चुअली इसका रीजन क्या है कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रहने के कारण ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ये इसमें फ्रिक्शन मेथड में एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, और इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा का ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी वायर से क्या किए, कंडक्ट कर दिए हैं, तो अगला पर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसका कारण क्या है, देखिए इस पर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस पर से हट गया है, इलेक्ट्रॉन हट गया तभी तो प्रोटॉन अपना इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तब बताइए इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, ग्रहण करना है। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो किससे जोड़ दिए, इससे, तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा, खींचेगा। तो आप ही बताइए कि जब एकरा पर से इलेक्ट्रॉन एकरा पर जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, बताइए, इससे इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगा ना, इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा तो प्रोटॉन का इफेक्ट बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि इस पर भी कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए, कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि किसी एक आवेशित चालक को किसी दूसरे चालक से क्या करते हैं, चाहे आवेशित हो या ना हो, उससे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो अगला वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। समझ गए, आप भी कर सकते हैं, फिलहाल खैर ऐसा करिएगा नहीं। अब आ जाइए इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, नाम ही है इंडक्शन, प्रेरण, यानी प्रेरित होकर के, है किसी ने भी हार्ट ऑफ कर गया, ठीक है, तो उससे प्रेरित होकर के आप भी क्या करेंगे, आप भी सोचिएगा कि नहीं मुझे भी हार्ट ऑफ करना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक प्रेरणा मिला उससे जो पहले टॉप किया, ठीक है। तो इसमें भी बस वही है। कौन सा मेथड देखने जा रहे हैं, तीसरा मेथड, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होगा, ये भी किसके लिए एप्लीकेबल है, ये भी मेटल के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक, देखिएगा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा रहे हैं। एक इंसुलेटेड स्टैंड है, यानी विद्युत रोधी आधार है, और इस पर एक गोलीय चालक हम क्या कर दिए, एक गोलीय चालक इस पे क्या कर दिए, खड़ा कर दिए, ठीक है। ये आवेशित है, नहीं, ये आवेशित नहीं है। अब क्या करते हैं, इस आवेशित चालक के नजदीक ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर। अब बताइए ये चार्ज है कि अनचार्ज है, अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये क्या है, एक विद्युत रोधी आधार है, इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड। अब क्या किए हैं कि इसके नजदीक एक अलग से एक आवेशित वस्तु को लाते हैं। तो लीजिए एक आवेशित वस्तु को, मान चलिए कि एक छड़ है, एबोनाइट का छड़ है, या तो कोई भी है, मेटल सरफेस है, मेटल, और ये चार्ज है। तो मान चलिए कि इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है मतलब समझ रहे, इलेक्ट्रॉन इससे हटा हुआ है।
अब इसको क्या कर रहा है कि इस मेटल सरफेस के स्फेरिकल मेटल सरफेस यहाँ लिख देता है स्फेरिकल सरफेस की जगह, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलेगा स्फेरिकल, स्फेरिकल कंडक्टर यानी कि गोलीय चालक, स्फेरिकल कंडक्टर। अब इस स्फेरिकल कंडक्टर के नजदीक हम क्या किए हैं कि एक आवेशित वस्तु को हम ले गए हैं, ठीक है, और इसके पास चाहे तो आप इसको मोशन में भी ला सकते हैं या रहने दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा मालूम है? तो बताइए, ये मेटल है, क्या है? मेटल है, कंडक्टर है, तो ये क्या है? शुरू में अनावेशित है, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में है, इक्वल नंबर में है, ठीक है। तो इसी कारण से जैसे दुनिया का कोई भी वस्तु है, कोई भी परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। इसके कारण क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, जितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन उतने मात्रा में प्रोटॉन होते हैं, और उसके कारण जितने इलेक्ट्रॉन थे उसके कारण उतने नेगेटिव चार्ज, और जितने प्रोटॉन थे उतने ही मात्रा में क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो इस कारण से जो रिजल्ट आया टोटल वो क्या हुआ? 0 आया। तो 0 आने के कारण ही परमाणु क्या होता है? अनावेशित होता है, और परमाणु से ही बने होते हैं कोई भी वस्तु, तो वस्तु भी क्या हो जाएगा? अनावेशित हो जाएगा। समझ रहे बात को? इस अनावेशित वस्तु के इस अनावेशित स्फेरिकल कंडक्टर के नजदीक हम एक आवेशित जो कि पॉजिटिव है उसको इसके नजदीक लाए हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हम अभी बताएं कि इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे क्या बटा हुआ है। तो क्या करेगा? चाहेगा कि हम इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करें? खींचे, हालांकि गैस है, संपर्क में नहीं लाए हैं। तो ये क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे? खींचे। तो इसमें तो पूरे में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या चाहेगा? सभी तरफ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है। तो मान चलिए कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इधर से इलेक्ट्रॉन किधर आ गया? इधर। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना इफेक्ट। अरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जगह छोड़ के चला गया तो इधर में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब देखिए, अभी तक ये वस्तु आवेशित नहीं हुआ, बस ये फिनोमेना होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? अभी तक सब वैसा ही है, अब इसको क्या करते हैं? नेगेटिव, इसको क्या करते हैं? अर्थ से, अर्थ समझ रहे हैं ना, घर में अर्थिंग वगैरह देते होंगे आप, उससे क्या करते हैं? हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? आप सोचिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के कहाँ चला गया? इधर चल गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का जगह खाली, इसलिए यहाँ पर आ गया इस पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज। यानी इधर वाला जो पार्ट है ये अब इलेक्ट्रॉन खोजेगा, तभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा? तो इधर से। जमीन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, जमीन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है। अब ये सब किसके कारण होता है? इसके कारण, प्रेरणा के कारण हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा फिनोमेनन होगा? यहाँ पे रहने दीजिए इसको, अभी हटाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो क्या हो गया? इस पर एक्स्ट्रा आ गया, नहीं इतने के बाद कर देते हैं। इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, किसके कारण? इससे प्रेरणा क्या हुआ था कि पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब जमीन से अर्थ से जोड़ दिए, ठीक है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। तो अब इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। अब कुछ नहीं करो, ये सबको अब हटा दो, ठीक है। नहीं तो एक प्रोसेस और कर ही दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव 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 चार्ज। अब अर्थ का कनेक्शन क्या करिए? हटा दीजिए, तोड़ दीजिए। अब अर्थ जो था अब यहाँ से कनेक्शन हटा दीजिए, ठीक है। अब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना। अभी अब जो भी करना है, अब इसको हटा दीजिए अब यहाँ से, ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? हम हालांकि फ्रिक्शन मेथड में क्या करते हैं? रगड़ रहे थे। कनेक्शन में क्या कर रहे थे? आवेशित वस्तु को दूसरे वस्तु से जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ तो जोड़े नहीं, यहाँ से भी क्या हुआ? प्रेरित हुआ, ठीक है। और प्रेरित होकर के देख रहे हैं ना, अगर पॉजिटिव बॉडी को इसके नजदीक ला रहे थे तो निगेटिव हो गया था। जस्ट इसका उल्टा, निगेटिव को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे होगा? उल्टा चलाइए, ठीक है। अगर इस पर निगेटिव रहेगा, कौन सा चार्ज? निगेटिव। तो इस पर निगेटिव कहने का मतलब क्या है? इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको हटाए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा? हटेगा,
और इधर क्या हो जाएगा, हटेगा तो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। अब इसको क्या करेंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। तो इस पर जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने हटना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन, तब इलेक्ट्रॉन हट के कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हटा दीजिए। समझ गए बात को, सब चीज हटा दीजिए, तब कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो रहने देते हैं आज का क्लास यहीं तक। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप उनके पास, अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो रहने देते हैं, धन्यवाद।